नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा 2020 प्रारंभिक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित सारी जानकारी देने वाला हूँ। परीक्षा शुल्क, आयु तथा पदों की संख्या, योग्यता, पाठ्यक्रम, इन सभी की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण रूप से देने वाला हूं। किंतु आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया करे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मित्रों, बताना चाहूँगा कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा 2020 प्रारंभिक, इसी के साथ सहायक वन संरक्षक ACF क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO सेवा परीक्षा 2020 का भी आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है मित्रों 21 अप्रैल 2020। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि है 18 मई 2020 है और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है वो 21 मई 2020। तो अब बात कर लेते हैं मित्रों आवेदन शुल्क की। नामांकन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा। आवेदन शुल्क के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दिखा रखा है आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्रवाई पूरी करने के बाद पश्चात द्वितीय चरण में निर्देशानुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड, आर्थिक रूप से कमजोर और OBC कैंडिडेट्स को परीक्षा शुल्क 100 रुपये के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, कुल मिलाकर 125 रुपये का भुगतान शुल्क के रूप में करना है। और दूसरे नंबर पर है SC/ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, परीक्षा शुल्क 40 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये के साथ कुल 65 रुपये का भुगतान शुल्क के रूप में। दिव्यांग श्रेणी की अगर बात करें तो परीक्षा शुल्क निःशुल्क है और केवल ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क 25 रुपये अदा करना है, तो कुल 25 रुपये दिव्यांग श्रेणी को अदा करने हैं शुल्क के रूप में। भूतपूर्व सैनिकों के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, कुल 65 रुपये। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और महिला अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जो है परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों रिक्तियों की संख्या की। तो रिक्तियों की संख्या की अगर बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर बताया गया है इस नोटिफिकेशन के द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 200 है मित्रों। तो यहाँ पर जो कुल पद हैं वो 200 हैं और सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी हेतु अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाचन प्राप्त होने की स्थिति में उन पदों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। यानी ये संख्या कुल 200 से ऊपर जाने वाली है निश्चित रूप से। बात करते हैं किन किन पदों पर हमारे इस बार भर्तियां हो रही हैं। तो मित्रों यहाँ पर लिखा हुआ है जिन जिन पदों पर भर्ती हो रही हैं वो इस प्रकार हैं। डिप्टी कलेक्टर पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, कोषागार, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त। इसी के साथ अधीक्षक कारागार प्रबंधक, रण उद्योग प्रबंधक, विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण लघु उद्योग, अधिशासी अधिकारी श्रेणी फर्स्ट और सहायक नगर आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं समकक्षीय प्रशासनिक पद, सहायक निदेशक उद्योग विपणन, सहायक श्रमायुक्त, वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, अभिहित अधिकारी, सहायक आयुक्त उद्योग अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, कोषाकार, वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्य अधिकारी, पंचायती राज उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला बचत अधिकारी, लेखाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अपर जिला अधिकारी समाज कल्याण। और ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि किस किन के पदों पर हमारे यहाँ इस बार ये भर्ती हो रही है, किस किस पदों के लिए आवेदन लिए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार नायब तहसीलदार के पद भी यहाँ पर
शामिल हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे पिछली वाली परीक्षा में तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो है नहीं था, लेकिन इस बार शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा में सम्मिलित पदों हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष की योग्यता होना आवश्यक है। इसके साथ कुछ विशिष्ट अर्हताएं भी हैं मित्रों, जरा देख लेते हैं। उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए विधि स्नातक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहज जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए स्नातकोत्तर उपाधि, जिला लेखा अधिकारी के लिए वाणिज्य स्नातक और सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के लिए एक विषय में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि मांगी गई है। सहायक श्रमायुक्त के लिए वाणिज्य विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक, जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए समाजशास्त्र समाज विज्ञान में या गृह विज्ञान में समाज कार्य में स्नातक उपाधि अतिरिक्त योग्यता के रूप में मांगी गई है। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के लिए स्नातक उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक यानी बीएड मांगा गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी के लिए मनोविज्ञान समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातक और उपाधि या उसके समकक्ष मांगा गया है, या किसी सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातक और डिप्लोमा मांगा गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए समाजशास्त्र समाज कार्य या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता मांगी गई है। इसके साथ अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता हो। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता में से कम एक अर्हता जो निम्नलिखित है, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान में स्नातक उपाधि, सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या औषधि में उपाधि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष या मान्यता प्राप्त अर्हता, परंतु किसी व्यक्ति को किसी विनिर्माण आयात या किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित हो तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है। तो अब बात करते हैं मित्रों सांख्यिकी अधिकारी की। इसके लिए योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा कोई अन्य समकक्ष योग्यता। और श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए अर्थशास्त्र समाजशास्त्र वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि, विधि तथा विधि श्रम संबंध श्रम कल्याण श्रम विधि वाणिज्य समाजशास्त्र समाज कार्य समाज कल्याण व्यापार प्रबंधन कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या परा स्नातक उपाधि यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, बात करते हैं सहायक वन संरक्षक पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से कम एक विषय वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक गणित, भूगर्भ विज्ञान, वानिकी सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि या अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य प्राप्त अर्हता होना आवश्यक है। अधिमानी में कम से कम 2 वर्ष की प्रादेशिक सेना में जो है सेवा की हो या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ये इसकी योग्यता है। क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतु जो शैक्षिक योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से गणित, भौतिक, रसायन, वनस्पति, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, सांख्यिकी, उद्यान विज्ञान, पर्यावरण विषयों में 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक की उपाधि या कृषि या अभियांत्रिकी में पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की उपाधि धारक हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता हो। और अन्य बातों के समान होने पर अधिमानी योग्यता के रूप में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र किया हो या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। अगर बात करें न्यूनतम शारीरिक मापदंड की तो सहायक वन संरक्षक हेतु पुरुष के लिए ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और महिला के लिए 150
और सीने 84 और 79 है ना, और विस्तार 5 सेंटीमीटर का फैलाव। और जो ये गोरखा, नेपाली, आसामी, मेघालय, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये जो जातियाँ होती हैं इनके लिए हम बात करते हैं। इनके लिए पुरुष के लिए 125 ऊंचाई और महिला के लिए 145 ऊंचाई मांगी गई है। ठीक है। अभ्यर्थियों से यहाँ पर बताया गया है कि अब पुरुष अभ्यर्थियों से 4 घंटों में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की और महिला अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। इस परीक्षा के संचालन की व्यवस्था मुख्य वन संरक्षक उत्तर प्रदेश द्वारा की जाएगी, जिससे इसे चिकित्सा परिषद के साथ किया जा सके, है ना। तो यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। और वन क्षेत्र अधिकारी के लिए भी यहाँ पर जो है योग्यता दे रखी है। वो पुरुषों के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई है और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि पुरुष अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा। तो क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतु इसमें कुछ निर्देश दिया गया है कि किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद तक तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। तो ये कुछ परीक्षा संबंधी इन्होंने बात बताई है। बात करते हैं हम आयु सीमा की। तो मित्रों, आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा में यहाँ पर देख लीजिएगा आप, स्पष्ट लिखा हुआ है सम्मिलित राज्य परिवार अधीनस्थ सेवा परीक्षा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। उन्हें 40 वर्ष का अधिक से नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारी आयु है वो है 40 वर्ष। ठीक है। अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1980 से पूर्व तथा 1 जुलाई 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो आयु सीमा में अगर छूट की बात करें तो दिव्यांग जन जो हैं उनके लिए अधिकतम आयु की जो सीमा है वो 55 वर्ष है। अधिकतम आयु में छूट उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल अभ्यर्थियों, खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकार के कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक श्रेणोत्तर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों की अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट होगी। यानी जो ओबीसी वर्ग है ना, वो और इसी के साथ जो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, अनुसूचित जाति और जनजाति, ये सब इनको 5 वर्ष की छूट है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा की हो, उनके लिए 5 वर्ष की यहाँ पर अधिकतम आयु में छूट दे रखी है। तो अब बात कर लेते हैं परीक्षा, हमारी प्रारंभिक परीक्षा जो है होने वाली है वो कहाँ कहाँ आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर कुछ जिले दे रखे हैं। यहाँ पर आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर और वाराणसी, इन जगहों पर ये प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। चलिए परीक्षा की योजना के बारे में बात करते हैं। परीक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2020 तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2020 हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार 3 स्तर शामिल हैं। प्रारंभिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार की, मुख्य परीक्षा परंपरागत प्रकार की अर्थात लिखित परीक्षा और तीसरा मौखिक परीक्षा यानी व्यक्तित्व परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करते हैं मित्रों। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा प्रारंभिक 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र, क्योंकि ठीक है ये पहले भी आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम इसको और अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों के 2-2 घंटों की अवधि के होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, जिनमें क्रमशः 150 और 100 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो होगा आपका 9 बजे से 9:30 से 11:30 होगा। दूसरा प्रश्न पत्र 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र जो है अहरकारी है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसमें 33% आपको अंक जरूर प्राप्त करना होगा। ठीक है।
मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है। यदि कोई एक प्रश्न पत्र में शामिल नहीं होता तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। अभ्यर्थियों के योग्यता क्रम यानी मेरिट का निर्धारण उनके प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। बात करते हैं इस परीक्षा में जो विषय आने हैं हमारे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ हमने लिख रखा है मित्रों, मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा के बारे में। उसमें कौन कौन से विषय हैं? सामान्य हिंदी, निबंध, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र, ठीक है, और सामान्य अध्ययन का चौथा प्रश्न पत्र। ये सब 200-200 अंक के हैं। तो ये इसका जो है पाठ्यक्रम है। ठीक है। अगर हम बात करें अब प्रारंभिक परीक्षा की, चलिए प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में हमारा जो प्रश्न पत्र फर्स्ट है सामान्य अध्ययन का, उसमें हमारा 200 अंकों का प्रश्न पत्र होने वाला है, अवधि जिसकी 2 घंटे की होगी। बात करते हैं इस परीक्षा में क्या क्या आने वाला है। तो इस परीक्षा में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल शामिल है, भारतीय राजनीति एवं शासन जिसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, ठीक है, और ये सब शामिल है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव इत्यादि। और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी विषय में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, केवल इसमें आपको सामान्य ही जानकारी चाहिएगी। और सामान्य विज्ञान में आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, वो सब आने वाली हैं। इसमें भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है मित्रों। पिछली परीक्षाओं में आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ पूछा जाता है, तो ये भी शामिल है। भारत और विश्व के भूगोल में विश्व के भूगोल की केवल सामान्य जानकारी की परख यहाँ पर ली जाएगी। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये एक अच्छा टॉपिक है यहाँ पर। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसंख्या के, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि में अभ्यर्थियों को जानकारी, परीक्षण, जनसंख्या के बारे में, वहाँ के पर्यावरण के बारे में, नगरीकरण और वहाँ पर जो है सामाजिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य जैव विज्ञान, जैव विविधता हेतु जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विषय विशेषज्ञता की परिभाषा जो है आवश्यकता नहीं है, केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित। और सामान्य विज्ञान में दैनिक अनुभव, लाइफ से संबंधित और सामान्य ज्ञान से संबंधित जो हमारे तथ्य होते हैं उनकी जानकारी जो है यहाँ पर ली जाएगी। प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन है वो भी 2 घंटे का होगा और 200 अंकों का होगा। इसमें क्या क्या आने वाला है मित्रों? इसमें आने वाला है विस्तारीकरण, अंतर्गतिक क्षमता यानी तर्क शक्ति वगैरह, तार्किक विश्लेषण, निर्णय क्षमता, सामाजिक बोधता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर की आने वाली, जिसमें अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित, सांख्यिकी, ये सब कुछ शामिल है। हाई स्कूल स्तर की अंग्रेजी, हाई स्कूल स्तर की हिंदी और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर का जो आने वाला है उसमें हमारे कौन कौन से पार्ट हैं। अंकगणित में हमारे पास औसत, संख्या पद्धति, अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, साधारण ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय के सवाल आएंगे, चाल समय दूरी के सवाल आ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बीजगणित में मित्रों, बीजगणित में गुणनखंड, लैसे पे, मैसे पे, है ना, शेषफल, प्रमेय, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, ये हमारे इसमें शामिल हैं। समुच्चय सिद्धांत, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के प्रकार, संक्रियाएं, संघ प्रतिच्छेद, अंतर, ये वेन आरेख सब कुछ शामिल है। रेखागणित में त्रिभुज, आयत, वर्ग, लंब, सम, चतुर्भुज, वृत्त की रचना, गुण संबंधी प्रमेय और परिमाप संबंधी, क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न, गोला, समकोणीय बेलन, वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंकु, घन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल, और सांख्यिकी में दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चार्ट, बारंबारता, बहुभुज, संचयी बारंबारता, वक्र, केंद्रीय प्रवृत्ति, माप, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक इत्यादि जो है यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। इंग्लिश की अगर बात करें तो हाई स्कूल स्तर की आपकी जो है इंग्लिश आने वाली है, जिसमें कॉम्प्रहेंसिव है, एक्टिव पैसिव होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पंक्चुएशन मार्क्स इत्यादि
होंगे। ठीक है, इसके अलावा वर्ड मीनिंग्स होंगे, वोकैबुलरी, इडियम फ्रेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। सामान्य हिंदी में हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनिकार्ती शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द को शामिल किया गया है। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियां, तसभव, तत्सम, देशज शब्द, विदेशी शब्द, अर्थबोध, हिंदी भाषा की प्रणाली, अशुद्धियां और हिंदी की प्रमुख बोलियां, ये सब कुछ इस परीक्षा में शामिल है। तो मित्रों, मैंने आपको आज इस परीक्षा के बारे में आयु, योग्यता, शुल्क, पैटर्न, पाठ्यक्रम, इन सभी की जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मित्रों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।